सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में हर रोज़ ही एक नया मैं तो कहूँगी टर्निंग पॉइंट होता है और इस वक्त जो टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा संगीन है। आप जानते हैं कि साइफ़र का एक मामला हुआ और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। हर जलसे में, हर जुलूस में, हर तकरीर में एक ख़त लहराया गया और ये कहा गया साबिक हुकूमत और साबिक हुकूमत के हमारे वज़ीर आज़म मुल्क के चेयरपर्सन तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बारहा इस बात को कहा कि जी एक साइफ़र आ गया है और ये साइफ़र जो है इसकी बुनियाद पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबलीज़ में किया गया है। मेरे खिलाफ एक बाकायदा तौर पर मुहिम चलाई गई है और ये मुहिम जो है, अच्छा इंटरेस्टिंगली उसका एक बहुत बड़ा उन्होंने एक पेचीदा किस्म का एक जामे नक्शा हमारे सामने रखा और फिर उसके बाद ये भी कहा गया, छोटे छोटे ग्रुप्स में सहाफ़ियों की भी मुलाकातें होती रहीं, वो आगे चलकर हम उस पर बात कर लेंगे। हमने भी इस पर सवाल उठाए, हमारी भी जब मुलाकात हुई तो यही कहा गया कि जी अमेरिका नहीं चाहता था कि हम मेरी हुकूमत चल सके और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि मैं रूस से तेल लाना चाहता था। बहरहाल ये छोटी सी कहानी थी लेकिन कहानी बहुत बड़ी करके बनाई गई। अब हाल ही में हमने देखा कि थोड़े दिन पहले बहुत ही ज़्यादा करीब उनके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आज़म खान के नाम से आप उनको जानते हैं, और ये कहा जाता था कि साबिक चेयरमैन की जान में उनकी जान में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर वज़ीर आज़म हाउस में किसी ने कोई काम कराना है या कोई चिड़िया ने पर भी मारना है तो आज़म खान से ज़रूर ताल्लुकात होने चाहिए और उन्हीं के थ्रू सब कुछ हो सकता है। इस शदीद और तरह की मैं कहूँगी एक पुख्ता दोस्ती का क्या रीज़न हो सकता है। एक ब्यूरोक्रेट, ज़ाहिर है केपी में भी उनके साथ काम कर चुके हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रस्ट ये तो तहरीक इंसाफ के लोग ही बता सकते हैं जो अब छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन साइफ़र के हवाले से अब ये पता चला है, बयान आ गया है जी आज़म खान का कि उन्होंने कहा है ये एक मनगढ़ंत कहानी थी। इससे पहले भी ऑडियोज़ आई, बहुत सारे लोग जानते भी थे। तो आज की जो बड़ी खबर है नाज़रीन, इसी से शुरू करेंगे कि हुकूमत ये फैसला करना चाहती है कि अगर तोशा खाना केस में साबिक चेयरमैन फिट ना हुए तहरीक इंसाफ के और उन पे फ़र्द जुर्म ना आयद हुआ तो फिर वो आर्टिकल 6 की बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर ये बात साबित करनी होगी कि आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में क्या ये आता है। अब इसका हल क्या हो सकता है। 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास हो चुके हैं और दोनों ही के इजलास की जो मिनट्स हैं वो हम सब ने पढ़े, लेकिन अपनी अपनी मकसद का उसको एक मैं कहूँगी कि अपने अपनी मकसद और अपने अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। हुकूमत ने कहा हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया और तहरीक इंसाफ ने कहा हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया। अब मौक़िफ़ क्या था, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रुकन है और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उसके साथ साथ हमारे साथ रोकड़ी साहब हैं, तहरीक इंसाफ में थे, अब उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी और बता भी चुके हैं कि वो पार्टी क्यों छोड़ चुके हैं। पहले भी उन्होंने हमें ये वाज़ेह किया कि अब वो इस पार्टी के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चल सकते क्योंकि वो उसको समझते हैं कि वो मुल्क दुश्मनी पर तहरीक इंसाफ उतर चुकी थी। उसके साथ साथ बैरिस्टर एहतशाम, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। सबसे पहले खुरम रोकड़ी साहब, अब आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली और मेरे शो में आप पहले भी मुझे इसकी वाज़ेह वजह तो बता चुके। मैं आज आपसे 2 टोक सवाल ये करना चाहती हूँ। देखिए, हम तो सुनते थे, हमें पता था, कुछ मालूमात थी, कुछ कहते हैं ना कि महलात की साजिशें और महलात पावर कॉरिडोर्स में जो गुफ्तगू होती है, जो छोटे छोटे स्निपेट्स हम तक भी पहुंचते थे, कुछ बड़े कुछ छोटे। हमने खान साहब से पूछा, उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आगे चल के बताऊंगी। लेकिन आज़म खान की क्या कहानी है, इतना प्यार, इतना ट्रस्ट, इसकी क्या रीज़न है? और फिर उसके बाद वो गायब होते हैं, आते हैं और आने के बाद ये बयान दे देते हैं। देखिए, कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इन दोनों चीज़ों को आपने देखना है और बहुत मिन्यूटली आपने इसको ऑब्जर्व भी करना है। आज़म खान जो था
वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था इमरान खान के साथ, और डेफिनेटली एक आदमी ने सरकारी नौकरी की हुई होती है और वो उस मकाम तक पहुंचकर एडवांटेजेस तो हासिल करता है और कुर्बत की वजह से फ़वाइद भी समेट सकता है और नुकसान भी कर सकता है, लेकिन बाय एंड ऑफ द डे वो रहता एक पाकिस्तान की सरकार का मुलाजिम है जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी पड़ी होती है कि उसको एक्सप्लॉइट करना पॉजिटिव को इतना मुश्किल काम नहीं होता। आज़म खान वॉज द गेट टू इमरान खान बहुत सारी चीज़ों में, तमाम जो डाक से लेके जितनी भी चीज़ें हैं, जो रिटन चीज़ें हैं, वो तमाम इमरान खान तक जो राउट होती थी वो आज़म खान के थ्रू थी। और आज इमरान खान खुद एक ऐसा आदमी है जो 100% डिपेंडेंट होता है ऑन अ पर्सन जो वो काम कर रहा हो, क्योंकि उसने खुद काम नहीं करना होता। उसकी अपनी अप्रोच टोटली डिफरेंट थी और उसकी अपनी अप्रोच के अंदर न काम सीखना था न गवर्नेंस करनी थी, बट ही वॉज इनटू कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज के अंदर और कॉन्स्पिरेसीज को जनरेट करना, वो उस डायरेक्शन के अंदर चलता रहा। अब ये जो साइफर है ये थ्योरी नहीं है, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है जो कि एक बाकायदा कॉन्स्पिरेसी थी और ये इर्द गिर्द घूमती है इमरान खान के। और इमरान खान के साथ इसको आपने जोड़ना है तो इसको लेके जाइए शाह महमूद कुरैशी तक। ये दो आदमी हैं जिन्होंने इस चीज़ को इग्नीट किया और लेके वो कागज़ लहराया। लेकिन इस तमाम काम के अंदर जो पिविटल बंदा कहें ना कहें, जो मेन इंपॉर्टेंट आदमी है वो आज़म खान है, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जितनी भी है वो राउट होने हैं फ्रॉम हिम। नहीं, लेकिन खुरम रोकनी साहब एक सवाल सुन ले मेरा। नहीं, एक सवाल सुन ले सर, कथा कलामी माफ, लेकिन यहां से मैं एक क्वेश्चन उठाना चाहती हूं। बेशक उनके थ्रू राउट होने हैं, लेकिन देखिए प्राइम मिनिस्टर का ओहदा एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि जी किसी के थ्रू भी मेरे तक कोई भी पर्चा, मेरे पास ये 50 कागज दिए मेरे प्रोड्यूसर ने, अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं इसमें से अपनी मर्जी का एक कागज उठा लूं और कल को मुद्दा उसके ऊपर आ जाए। वो ये कहते हैं अपने बयान में कि मुझसे साइफर ले लिया गया, उसके बाद खो दिया गया और जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आजम खान ने तो दे दिया वजीर आजम को, लेकिन वजीर आजम ने उससे क्या अख्तस किया? क्या वाकई वजीर आजम मतलब है उस वक्त के ये सोच रहे थे? आप लोगों से जिक्र तो किया होगा ना, आप लोगों तक खबरें तो पहुंची होंगी, क्या वाकई ही वॉज अंडर द इंप्रेशन या उनके दिमाग में ये था कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ वाकई अमेरिका के कहने पे आ रहा है, साइफर के थ्रू आ रहा है, वो इसको बिलीव कर रहे थे या अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना रहे थे? मैं यही कह रहा हूँ जैस्मीन, मैं कहता हूँ ही वॉज द मास्टरमाइंड, वन ऑफ द मास्टरमाइंड ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। इमरान खान इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। वो जो साइफर है दैट इज अ प्रूव्ड कॉन्स्पिरेसी फैक्टर है, वो इनसफिशिएंट एविडेंस पे नहीं है, ना इमोशनल कन्विक्शन पे है वो। देखिए दोनों चीज़ों को छोड़ दीजिए, ये ना इमोशनल कन्विक्शन है ना इनसफिशिएंट एविडेंस है, क्योंकि आजम खान आ गया तो अब ये सफिशिएंट एविडेंस है कि ये चीज़ ऑन ग्राउंड हुई है। अब उसको जो कहता है कि मेरे पास आ गया, ऐसी चीज़ नहीं आती। मैं फिर कह रहा हूँ लिंक होगा शाह महमूद कुरैशी और उसका ऑफिस, और क्योंकि ये एक ऑफिशियल चीज़ चल रही थी तो आजम खान के बगैर हो नहीं सकती। आजम खान ने आज आके आपको बता दिया है कि ये एक कॉन्क्रीट एविडेंस है जो कि इमरान खान तक है, और इमरान खान ने उसको कहाँ गुम कर दिया? ऐसी चीज़ आ गई। ये चीज़ें कोई मजाक होती हैं? और एट दैट शीट उसको गवर्नेंस नहीं आई, उसको काम करने नहीं आई, लेकिन तमाम कॉन्स्पिरेसीज के अंदर वो मुकम्मल इन्वॉल्व था, और जितने भी उसके जो भी लोग थे कॉन्स्पिरेसीज के बैरिस्टर एहतेशाम साहब उसको डीकोड करना किया जा। ठीक है खुरम, मैं ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा ना, इस पे हम सेकंड पार्ट में डिबेट करते हैं। बैरिस्टर एहतेशाम साहब और शाहिदा रहमानी साहिबा भी हमें सुन रही होंगी। बैरिस्टर एहतेशाम, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से किसी मुलाकात में या कभी या किसी चीज़ में या इस पर बहुत डिबेट होती रही? मतलब है कि आई मीन ऑब्वियसली हमें पता था, वी न्यू कि ये एक मामला हो सकता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरे ममालिक, हम भी करते हैं डिमार्श, भारत को कर चुके हैं कितनी दफ़ा, लेकिन उसका इतना बड़ा वबाल जो बनाया गया, फिर कनेक्टिंग द डॉट्स, पहले कहा गया जनरल बाजवा ने, फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मुझसे छुपाया, मुझे बताया नहीं, फिर मैंने उन्हें बुलाया, फिर मैंने उन्हें बताया, फिर कहा गया फॉरेन ऑफिस ने मुझसे छुपाया, फिर ये डॉक्यूमेंट गुम हो रहा था लेकिन मेरे हाथ लग गया, फिर उन्होंने कहा साबिक जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने मुझे बताया नहीं, मुझसे छुपाया, लेकिन मुझे ये पता चल गया, और फिर मुझे जब ये पता चल गया तो फिर मुझे ये पता चला कि जी इसमें तो एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी से किया, आई मीन लेकिन इट्स एन एंडलेस स्टोरी।
कितना हिस्सा इसका सच है? बहुत शुक्रिया जैस्मिन देखें, मेरे ख्याल में ये जो इशू है साइफर को लेके, इसको दो हिस्सों में तकसीम करना बड़ा अहम है। एक तो वो जो सवाल आपने मुझसे पूछा है और दूसरा वो जो सवाल आपने रोकड़ी साहब से पूछा है। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कि साइफर को लेकर क्या चेयरमैन पीटीआई ने सियासत की है, तो सर्टनली इमरान खान साहब ने साइफर को बुनियाद बना के जलसों में तकरीर की है और उसके ऊपर उनके मुख्तलिफ वर्जन्स भी आते रहे हैं। पहले बैरूनी साजिश का था, उसके बाद फिर उन्होंने, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने बाद में कहा कि जी ये यहाँ से इनिशिएट हुई थी, उसके बाद एक्सपोर्ट हुई थी, उसके बाद लॉबिंग हुई थी, फिर वहां से हुसैन कानी को हायर किया गया और फिर वहां से वापस आई और उसके बाद मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। तो वो जो बयानिया बनाया था चेयरमैन पीटीआई ने, वो मुख्तलिफ उसके वर्जन्स आते रहे, इसमें तो कोई शक नहीं। तो ये चीज जो है कि जी क्या साइफर को लेकर पीटीआई ने सियासत की है, बिल्कुल है, बिल्कुल सियासत की है, उसको पॉलिटिकली उन्होंने उसके साथ खेला भी है, इस्तेमाल भी किया। लेकिन जो दूसरी चीज है ना, जो अब ये हुकूमत कर रही है साइफर को लेकर, तो ये भी तो सियासत ही हो रही है। मतलब कि सवाल ये है कि अब मिसाल के तौर पे जैसे ये बात हो रही है कि साइफर गुम हो गया और इमरान खान को गिरफ्तार करके उससे बरामद कराना है। वफाकी वजीर दाखिला रिकॉर्ड पर है और मेरा ख्याल है 30 सितंबर 2022 का शॉट है उनका, जो कि मैं चला भी चुका हूं अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल साइफर है वो अभी भी वजारत खारजा के पास है। उस वक्त के वजीर आजम को तो उसकी एक कॉपी गई थी, जिस कॉपी को वो जेब में डाल के ले गए। तो ये राना सनाउल्लाह साहब रिकॉर्ड पर हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो अभी भी, और समझ भी आता है क्योंकि साइफर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री, तो उन्हें उसका रिकॉर्ड और ओरिजिनल अपने पास रखना जरूरी है। अच्छा चले, मिसाल के तौर पर ओरिजिनल वहां से निकला भी है और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक आया है, तो फवाद चौधरी ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी वो जो साइफर है वो उसको डी क्लासिफाई किया है काबीना ने, और काबीना ने डी क्लासिफाई जब किया उसके बाद स्पीकर नेशनल असेंबली को दिया गया और स्पीकर नेशनल असेंबली से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास गया और उनके पास है, अगर कोई लेना चाहता है तो वहां से ले ले। यानी कि वो साइफर अगर ओरिजिनल था और कॉपी नहीं थी, वाया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस टू द स्पीकर नेशनल असेंबली एंड वाया स्पीकर नेशनल असेंबली टू द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो जा चुका था और आखिरी उसकी जो लोकेशन थी वो वही थी। वो जो हम कहते हैं ना जियो फेंसिंग अगर साइफर की कराएं तो उसकी आखिरी लोकेशन वो निकलेगी। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि गुम होने का भी मुझे नहीं समझ आता कि इस आर्गुमेंट में कोई जान मुझे तो नहीं लगता। अब सवाल आखिरी ये पैदा होता है कि साजिश है क्या। ये जो हुकूमत कह रही है ना बार बार ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई है और आर्टिकल 6 लगेगा और साजिश हो गई है और कौमी सलामती को नुकसान हो गया, तो मैं तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं और बार बार सवाल पूछता हूं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे हुई है। क्योंकि मैंने जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बतौर वकील पढ़ा है वो डील करता है किसी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से जिसका ताल्लुक रियासत पाकिस्तान से है, मिसाल के तौर पे हमारी फौज से, नेवी से, एयरफोर्स से, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पाकिस्तान की कौमी सलामती से रिलेटेड है। और उसमें जासूसी जो है ना वो दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कि कोई शख्स अगर जासूसी कर रहा है या कोई शख्स किसी जासूस को हार्बर कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, एड कर रहा है, बेट कर रहा है, कॉम्प्लिस कर रहा है, तो उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक। अब साइफर ऑन द अदर साइड कोडेड लैंग्वेज में एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे एम्बेसडर ने अपने फॉरेन ऑफिस के साथ शेयर किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइफर वैसे तो फॉरेन मिनिस्ट्री की हद तक एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्या वो उस डेफिनेशन या कैटेगरी में फॉल करता है जो डील करती है ऑफिशियल सीक्रेट से? ये पहला सवाल है, क्योंकि दैट इज फॉरेन मिनिस्ट्री, जाहिर बात है पाकिस्तान की फौज तो नहीं है, फॉरेन मिनिस्ट्री नेवी भी नहीं है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो एयरफोर्स भी नहीं है। एहतशाम, गवर्नमेंट जो कह रही है ना वो ये मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली वो ये कहने की कोशिश कर रही है, और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने लंबे अरसे के बाद, जाहिर है प्रॉबेबली इलेक्शन बयानिया होगा, मुझे नहीं, आपको लगता है कि इसमें कोई सजा हो सकती है? मतलब इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, आपको लगता है कि इसमें सजा हो सकती है? ये केस प्रूव हो सकता है कि उन्होंने एक खत लहराया और एक खत लहराने के बाद कहा जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई है और साजिश में ये लोग मुलव्विस हैं? जैसे देखिए सजा का फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि केस क्या है। एग्जैक्टली ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट
1923 जिन ऑफिशियल सीक्रेट से डील करता है, वो जो लॉ मिनिस्टर साहब ने हवाला दिया ना जी, वो सेक्शन पढ़ ले अगर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, तो उसमें यह है कि अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद कोई डॉक्यूमेंट, कोई पासवर्ड, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जो है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की मिलिट्री से, नेवी से, एयरफोर्स से या उनसे रिलेटेड किसी चीज के साथ साथ है, ठीक है, जो रियासत है पाकिस्तान के लिए नुकसान, जी आपने वो दी है किसी थर्ड पार्टी को, अनऑथराइज्ड बंदे को, और जिससे किसी बैरूनी कुव्वत का फायदा हुआ है, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में उस बंदे को 14 साल की सजा हो सकती है। तो ये सारी चीजें यहां पर पूरी होती है, नहीं होती है, ये हुकूमत जो है वो केस अभी तक बना नहीं सकी है, अभी तक केस बना नहीं सकी है। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फों के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं और बैरिस्टर एहतशाम साहब और खुरम रोकड़ी साहब इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब एक पॉइंट ये वैलिड है, सवाल बनता है कि हुकूमत भी अब इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। मतलब है इतने अरसे बाद अचानक साइफर कहां से आ गया, आजम खान साहब पहले कहां थे, फिर इस बयानिए के ऊपर आप लोगों ने, हुकूमत ने तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास भी बुलाया था, उसमें भी ये बात वाज़ेह हो गई थी, तो अचानक ये इशू दोबारा कैसे आ गया? और दूसरा ये कि स्टेट एक्ट की वायलेशन कैसे है, सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कैसे है? मतलब क्या ये कह देने से किसी भी सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हो सकती है कि जी इस मुल्क ने मेरी हुकूमत गिराई? बहुत शुक्रिया जैस्मीन। जैसे कि आपको मालूम है और आपने खुद अपने अभी इंट्रो में भी बताया और पूरी कौम जानती है कि जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ पार्लियामान में, तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर का, उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम कांसूरी साहब, उनसे एक आइन को जो है उन्होंने तोड़ा और तोड़ते हुए अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जी इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। और फिर वो उसके बाद इमरान खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करने के बजाय आवाम का जलसा किया और जलसे में जाके कागज़ लहराया और कहा कि जी ये मुल्क की हमारे मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं, खासतौर पर उन्होंने अमेरिका का नाम लिया और कहा कि जी मैं रशिया से ऑयल लाना चाहता था तो अमेरिका ने साजिश की। लेकिन आपने देखा कि वो कितनी तेजी से वो बयानिया चेंज होता गया। पहले साइफर आया, फिर जनरल बाजवा आए और फिर अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन और जो मौजूदा हुकूमत है PDM, उनके नाम लिए गए। यानी मुस्तकिल वो नैरेटिव जो है वो चेंज होता रहा और साइफर तो डे वन से नजर आ रहा था कि ये सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस ना करके ये फरार का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और ये कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। और वक्त ने साबित किया, आपने देखा कि उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ओथ उठाया तो आने के साथ उन्होंने सलामती कौंसिल का इजलास भी बुलाया, उसके अंदर इस मैटर को रखा। इदारे अपने अपने तहकीकात जो इदारों का काम है वो कर रहे थे और अब उनके अपने ही, हम नहीं, उनके अपने ही आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और जो तमाम सियासत सफेद के मालिक थे, उन्होंने खुद एडमिट किया कि किस तरह इस ड्रामे को रचा गया, किस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करने के बजाय जो है साइफर का आड़ लिया गया, मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया गया, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कुछ किया गया वो सब अब आ गया है। तो इसमें आप ये कहें कि सियासत कर रहे हैं, देखिए इदारे अपना काम कर रहे हैं, पार्लियामान अपना काम कर रही है। हमने उस वक्त उस साइफर को लेकर पूरा एक साल ज़ाया नहीं किया, हमने अपने काम किया, हुकूमत अपना काम करते रही और साइफर पर जो बयान है वो उनके अपने लोगों ने दिया, हमने तो उसको इशू नहीं बनाया। ठीक है शाहिदा रहमानी साहिबा, आपका एक मौक़िफ़ आ गया है, ये यहाँ से अब कड़ी से कड़ी बन सकती है कि ये जो आपने बात की है, आई एम श्योर कि ये एहतशाम ने भी सुनी होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि फॉरेन जो पॉलिसी है पाकिस्तान की या पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, अच्छा ये भी बहुत बात चलती रही कि उसके बाद तमाम मुल्कों में जो सफ़ीर थे, हमारे तैनात किए हुए सफ़ीर भी और दूसरे ममालिक के जो लोग जो उनसे डिस्कशंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या जो भी ममालिक के दरमियान जो गुफ्तगू होती है या ताल्लुकात की बुनियाद पर, उसको एक बड़ा नुकसान पहुंचा और डिप्लोमैट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए थे कि भाई कल को किसी पर भी कोई बड़ा इल्ज़ाम लग सकता है। क्या ये बात शाहिदा रहमानी साहिबा, क्या ये बात फॉरेन पॉलिसी के उस जुमरे में आती है जिसका आप जिक्र करेंगे?
शायद आप मुझे सुन सकती हैं? अच्छा ठीक है, खुर्रम रोकड़ी साहब चलेंगे, सवाल मैं उनके पास दोबारा ले जाऊंगी। खुर्रम रोकड़ी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। जी अच्छा खुर्रम, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ, ये सब कुछ चलता रहा, एक कहानी बनती रही, एस्टैब्लिशमेंट पे, लोगों पर, चीफ पर, सारी दुनिया पर इल्जाम लगते रहे, लेकिन तहरीके इंसाफ का कोई भी शख्स उस वक्त सामने नहीं आया, बल्कि एहतशाम, बैरिस्टर एहतशाम को याद होगा, उस जमाने में हम लोग ट्विटर स्पेसेस करते थे, तो एक दो दफा मैंने इनको भी एज ए गेस्ट मदू किया था और इस पर बहुत गुफ्तगू होती थी एंड लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू जॉइन। आप यकीन करें, हमें इतनी, मैं आप क्या कहूँ मुहज्जब जबान में तो बता भी नहीं सकते, लेकिन हमारे ऊपर दर्जनों के हिसाब से जो है वो गालियों की बौछार होती थी, तो क्या कोई भी आगे नहीं पड़ा? इवन आपके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब कोई 3 महीने पहले तक मुझे कहते रहे हैं कि साइफर एक हकीकत है और ये हमारे साथ हुआ है। देखिए जैस्मीन, शाह महमूद कुरैशी इज टू बी आस्क्ड, मैं तो उसको, शाह महमूद कुरैशी को इक्वली रिस्पॉन्सिबल करार दे रहा हूँ इमरान खान के साथ, कि सारी जो कंस्पिरेसी है उसको जनरेट करने में उसका बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, साइफर आया अमेरिका से है, अमेरिका वाशिंगटन इसको डिनाई कर रहा है, तमाम चीज़ें डिनाई हैं, वो पहुंच जाता है इनके पास और इनको ये पता चल जाता है, सोचिए वजारत खारजा को पता चल जाता है और इनको कि जी ऑर्डर दे दिया गया है कि मेरी हुकूमत को ख़त्म करो अमेरिका का, और वो डी कोडेड साइफर ये उठा के लहरा देता है, और वो कोड किसने किया, ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरती से पेश करता है कि लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये चीफ ऑफ इंटेलिजेंस था, ये क्या था। इंटेलिजेंस का चीफ तो था आजम खान, आईबी थी उसके अंडर, इस तक तो रिपोर्ट भी डायरेक्ट नहीं जाती थी। अब तो चीज़ें बहुत सारी खुलनी है। हम आए असल चीज़ की तरफ कि साइफर आया किधर से है, क्या डोनाल्ड जो लू था उसने कहाँ पे बात की, फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ खुलेंगे कि एक डिनर हुआ था, उस डिनर के अंदर डोनाल्ड लू ने कुछ चीज़ें बात की, अंडर सेक्रेटरी एक काउंसलर लेवल के आदमी की बात, और फिर किस तरीके से, और जिसको वाशिंगटन डिनाई कर चुका है। हजरत ने साइफर लहरा दिया और कौम को तकसीम कर दिया और उनको कहा जी कि अमेरिका ने कह दिया है जनरल बाजवा को कि मुझे हटाओ, और कुछ अरसे पहले तक सेम हजरत साहब फरमा रहे हैं कि पंजाब असेंबली मुझे डिसॉल्व करने का मशवरा जनरल बाजवा ने दिया है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ जो हैं दे विल नेवर अंडरस्टैंड, क्योंकि पढ़ी लिखी कौम तो है नहीं, ना इनको इस चीज़ का पता है कि राउट कैसे होती हैं चीज़ें महकमाना, या कैसे चीज़ें दफातर से एक दफातर से दूसरी में जाती हैं। एविडेंस नहीं था, अब आ गया एविडेंस। अब आजम खान इज़ द कॉन्क्रीट एविडेंस। अब ये कोई इनसफिशेंट एविडेंस वाली चीज़ नहीं है, ये चीज़ जहाँ जहाँ से आई है अब खुलेगी। एंड ही हैज़ टू टेल, इमरान खान ने अब बताना है कि वो जो उसने साइफर लहराया था वो गुम कैसे गया है, इसने वो साइफर भी देना है, क्योंकि डी कोड भी होना है। डी कोड करके बता क्यों नहीं रहा कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या था, किसने किसको लिखा था। इजम्पशन, हमेशा डिसेप्शन, लोगों के जहनों में उबहाम, उसने किया होगा, उसने किया होगा। मैं अपनी इस बात को कंक्लूड करता हूं, पिछले दिनों में एक इंक्वायरी हुई है JIT की, ये जितने इल्जामात टीवी के ऊपर फेंकता रहा, लोगों को और कंफ्यूज करता रहा, और क्योंकि डिल्यूजन में है तो डिल्यूजन वाला आदमी के बारे में समझना भी कौम को नहीं, क्योंकि कौम वैसे आधी डिल्यूजन में है। इससे जब JIT ने कहा कि आपको ये किसने कहा, मुझे फलां ने कहा, आपके पास कोई सबूत है, मेरे पास सबूत नहीं है, यानी ये क्रिएट करता है एक डिसेप्शन को, एक झूठ की बुनियाद के ऊपर। ना वो टाइम गया, नाउ ही हैज टू टेल अस, इसने कौम को भी बताना है, बता वो लिफाफा तेरा किधर है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, किसने किसको लिखा था। अब एक एक चीज निकलनी है, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है, अमेरिका उसको डिनाई कर चुका है। आपने अपने मुल्क की पूरी कौम को तकसीम करके इस झूठे बयानिए के ऊपर कि आपको आपके इदारे और आपका मुल्क आपको अमेरिका के कहने पे हटा रहा है। एंटी अमेरिका जो ये जो बयानिया, ये तो वैसे बहुत ज़्यादा इस पाकिस्तान में बिकता है, और फिर इन्हीं दिनों में पिछले 4 महीनों में उन्हीं अमेरिकन और उन्हीं सेनेटर्स और उसी वजारत खारजा, उसी जो यहाँ पे सफ़ीर है और उसी प्रेसिडेंट की मिन्नतें और तरले और लॉबिंग हो रही है, लेकिन पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड कि दिस इज़ हाउ ही सेल्स दिस डिसेप्शन। साइफर एक डिकोडेड चीज़ है, उसको कोडेड करके इसको चाहिए बोले। अब इससे वो साइफर इसने देना है, साइफर इसके पास है, लेकिन क्योंकि ये पहले तमाम चीजें एस्टैब्लिश नहीं, लेकिन खुर्रम साहब खाली इनके पास तो नहीं होगा ना, इंक्वायरी में आ नहीं रहा था। अब ठीक है, मैं आ रहा हूं ना, अब आजम खान आ गया, आजम खान आ गया, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास भी तो मौजूद है ना, उसको बता दें,
खोल दें, मैं उसको वही कह रहा हूं ना। डिक्लासिफाई कर दें। तो जैस्मीन, मैं किधर जाऊं? वहां पे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, एक बंदे की लेन देन हो रहा है, ट्रकों की बातें हो रही हैं, प्रूव हो रही हैं चीजें, वहां पे भी खामोशी है। किधर जाए आदमी? कहां पे जाए? किसको जाके दुख सुनाए? कौन कहां पे क्या है? हम तो इस चीज से परेशान हो गए हैं। मुल्क पूरे को डिवाइड करके पोलराइजेशन की एक एक्सट्रीम पे जाके चली गई हैं चीजें। किसके पास जाए? क्यों नहीं निकालना चाहिए वहां से? क्यों नहीं इंक्वायरी जो की गई? इन तमाम चीजों को उबहाम में क्यों रखा गया? क्यों नहीं मामले को क्लियर किया गया? चीफ जस्टिस ने क्यों नहीं उसके ऊपर एक सो मोटस एक्शन लेते हुए तमाम चीज को बाहर निकाला? डी कोड क्यों नहीं किया गया? बचता क्या है? अब की सिचुएशन ये है कि आजम खान आ गया, नाउ यू हैव द एविडेंस। अब चीज राउट हो रही है। अब आजम खान कोई साइंसदान नहीं है, आजम खान है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। बट सर मैं यही तो कह रही हूं कि ये तो एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, एविडेंस ये हो गया ना कि भाई आजम खान, एविडेंस ये है कि उन्होंने ये गवाही दे दी कि भाई फॉर्मर चेयरपर्सन वजीर आजम मुल्क के एक बयानिया बना रहे थे जो झूठा था। तो ये सियासत हो गई ना सर, इसमें आर्टिकल 6 कैसे लगता है? यही तो बैरिस्टर एहतेशाम और मैं डिस्कस कर रहे हैं कि जी सीक्रेट एक्ट कैसे नहीं लगेगा जब एक आदमी ने एक झूठ की बुनियाद पर फ्रॉड करके डिसेप्शन पे ये कहा कि मेरी हुकूमत हटाने में आपके इदारे मुलव्विस हैं और फलाने मुलव्विस हैं। उसने छोड़ा क्या है? इदारे मुलव्विस हैं, ठीक है। आपकी कौम को डिवाइड करके झूठा इल्जाम लगा के आपके सफारतकारी पूरी दूसरे ममालिक के साथ उसने मुतासिर कर दी। बीइंग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसने आपके मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको दांव पे लगा दिया। सीक्रेट एक्ट इसके ऊपर नहीं लगेगा तो इसके ऊपर सब्जियां चोरी करने का पर्चा होगा। जी बैरिस्टर एहतेशाम, आपकी तरफ आती हूं। ये केस प्लीड किया, ये जो मैं और आप जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, एंड वन मोर थिंग, आई विल कम बैक टू यू खुर्रम साहब। बैरिस्टर एहतेशाम, आपको याद होगा मैंने जैसे कहा कि इस ट्विटर स्पेस में हमारी अच्छी खासी धुरकत होती थी, तो दो के हम उस वक्त भी कन्विंस करने की लोगों को कोशिश कर रहे थे और बात कर रहे थे इस पर कि जी ये एक मनगढ़ंत कहानी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो की जा रही है जिसके पीछे हकीकत कुछ। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स उस वक्त नहीं बोला, बल्कि डंके की चोट पर 2.5 महीने पहले तक ये चीज बेचते रहे, ये बोलते रहे आके कि नहीं जी हुआ है, ये साजिश हुई है। और इसमें तो मुल्क के सरबराह यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी साहब मुलव्विस थे, पहले फॉर्मर और अब शायद हाजिर पर भी कोई चार्ज लग गया होगा। जी एहतेशाम। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब ये मामला नया नया उठा था तो मैंने भी बहुत तनकीद की थी इमरान खान साहब के सियासी बयानिए के ऊपर और बैरूनी साजिश के बयानिए के ऊपर, और इसी वजह से की थी क्योंकि मैंने ये कहा था कि इसके ऊपर जो सियासत खेली जा रही है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन बात यह है कि तब भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी उसमें उन्होंने पूरी कौम को साइफर के पीछे लगा दिया था सियासी मकासद के लिए, और अभी भी जो हुकूमत है वो पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है साइफर के मामले को लेकर। मैं सिर्फ ये बात करूं, मिसाल के तौर पे अगर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की जाए कि जी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तकरीर सिर्फ ये नहीं कि चेयरमैन पीटीआई की हम बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी के जलसे और अमीर जमात इस्लामी क्या कहते हैं, और बहुत से सियासतदान इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान अमेरिका के हवाले से क्या स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए इसके ऊपर हर सियासी जमात और हर सियासी लीडर का अपना एक खास नुक्ता नजर है। तो फॉरेन पॉलिसी के तनकीद करना या उसका एक तनकीदी जायजा देना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के डोमेन में नहीं आता, जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का डोमेन मुख्तलिफ है। दूसरी बात हो रही है आप मिसाल के तौर पे एविडेंस की कि जी नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, ये एविडेंस है आजम खान का जो स्टेटमेंट है। तो मुझे आप बताएं कि 164 का स्टेटमेंट आपने देखा है? 164 का बयान जो कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और जिसकी बुनियाद पे हुकूमत वक्त कह रही है कि ये एविडेंस मौजूद है, क्लियर कट है, इमरान खान का अपना बंदा है। पहली बात तो ये है कि वो बंदा 1 महीना गायब रहा है और उसकी गुमशुदगी और अगवा का पर्चा भी हुआ है और FIR का इंदराज रिकॉर्ड पे मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ये बात गई है। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जब FIA हुक्म इम्तनाई साइफर की इन्वेस्टिगेशन से खत्म करता है तो आजम खान नमूदार होते हैं
और उसके बाद मीडिया पे खबर चलती है कि उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं बतौर वकील, 164 का जो बयान होता है उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। जो मैजिस्ट्रेट होता है वो बताता है उनको, सबसे पहले तो वो पूछता है किस केस में आप 164 का बयान दाखिल कराने के लिए आए हैं। तो मुझे सबसे पहले ये तो बताया जाए कि केस कौन सा है जिसमें आजम खान ने 164 का बयान दर्ज किया, पहली बात। दूसरी बात यह है मैजिस्ट्रेट कौन सा है। तीसरी बात, बयान कहां पे है। 164 के बयान की कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, मुकम्मल होना जरूरी है, उसके बाद जज साहब वो रिकॉर्ड करते हैं। 164 का बयान किसी के सामने नहीं आया अभी तक, मैंने भी नहीं देखा। और दूसरी बात यह है कि 164 का बयान आ भी जाए तो द कोर्ट विल कीप इन माइंड द फैक्ट दैट दिस पर्सन जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि इसने 164 का बयान दिया, ये पिछले 1 महीने के पस मंजर में इसकी गुमशुदगी की FIR रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो कहां पे था 164 के बयान से पहले? मैजिस्ट्रेट बाकायदा तौर पे विटनेस को ये कहता है कि आप किसी दबाव में कोई बयान तो नहीं दे रहे हैं, अगर कोई दबाव है तो मुझे बताएं, और आपका बयान देना जरूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में जज पुलिस को कहता है आप कमरे अदालत से बाहर चले जाएं, पुलिस चली जाती है, फिर वो देखता है विटनेस किसी दबाव में नहीं है, फिर वो उसको कहता है देना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है, वो कहे कि देना चाहता हूं, फिर वो कहता है कि अगर दोगे तो कल को तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है ये इतराफी बयान, फिर वो कहे फिर भी देना चाहता हूं, तो फिर 164 का बयान रिकॉर्ड होता है जिसके ऊपर जज साइन करता है और उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ वो इशू होता है। और नीचे जज साहब का नाम और सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ पे है? शाहिदा रहमानी साहिबा, बैरिस्टर एहतशाम साहब का जो पॉइंट है इस हवाले से, वो कह रहे हैं कि अब हुकूमत भी हमें साइफर की एक ट्रक की बत्ती है उसके पीछे लगा रहे हैं। मतलब है ये फिजिकली पॉसिबल होगा? एक शख्स जो गुमशुदा था उसकी FIR दर्ज, सारा उन्होंने पूरा, बिकॉज ही इज अ लॉयर, तो उन्होंने पूरा बताया भी है, तो ये कैसे हुकूमत के लिए मुमकिन हो पाएगा ये प्रूव करना केस? आई मीन ऑब्वियसली किसी ना किसी बहाने से या किसी ना किसी तरीके से, बहाना तो मैं नहीं कहूंगी, शायद खुद साख्ता उनकी वो कहते हैं ना स्लोली आप अपने आप को स्लो पॉइजन करते रहते हैं और फिर उसका अंजाम क्या होता है। दिस इज व्हाट तहरीक इंसाफ हैज डन विद इट्स पॉलिसीज। लेकिन शाहिदा रहमानी साहिबा, इसमें क्या केस बनता है? मतलब है क्या केस बनाएगी हुकूमत? देखिए, एक मुल्क का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान साहब, जिसने पहले कौम को 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, बिलियन ट्री, सुनामी और पता नहीं कहाँ कहाँ कौम को लगाया हुआ था। इसी तरह जब उसने देखा कि वो तमाम तर कारकर्दगी में फेल हो चुका है और उस वक्त के जो उनके इत्तेहादी थे जब अलग हुए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ, तो उसको फेस करने के बजाय उसने एक नैरेटिव बिल्ड किया साइफर का, और उसकी हकीकत बिल्कुल कौम के सामने आना चाहिए। कौम को पता होना चाहिए कि वो वजीर आज़म जो कि इस मुल्क का मुंतखब वजीर आज़म था, उसने कौम के साथ झूठ बोला या सच बोला, वो बिल्कुल आना चाहिए। कैसे घूम गया एक इतनी अहम दस्तावेज जिसके ऊपर आपने कौम को डिवाइड किया, तकसीम किया। आप बार बार ये कहते रहे कि जी ये साइफर आया था और अमेरिका हमारे साथ ये करना चाहता था। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं आपकी बात होते रहे, फिर अमेरिका के पांव पकड़े गए, फिर उसके सफीर को बुलाया गया और कहा जी भाई हमसे तो गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें। शाहिदा साहिबा, रैप अप कर दीजिएगा क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास है। रैप अप कर दीजिएगा। क्या करेगी हुकूमत? नहीं, पार्टी के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने 1 साल के अंदर वो तो ठीक है मैम, मेरा सवाल ये है, फॉरेन मिनिस्टर ने डिलीवर किया, वो पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान आलमी सतह पे तन्हा हो गया था, और अब पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से आज पाकिस्तान तन्हाई। चले मैम, अब वक्त क्योंकि खत्म हुआ जाता है तो इसलिए हम अगली दफा बात कर लेंगे, कल बात कर लेंगे। जो मेरा एक सवाल था इस साइफर के हवाले से, बहुत बहुत शाहिदा रहमानी साहिबा, खुरम साहब और एहतशाम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है।
क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।